हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। किसके बारे में? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है। बंगाल का अंतिम गवर्नर व बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसी के समय एक इंग्लैंड की सरकार के द्वारा भारत के लिए प्रथम कोई लिखित कानून था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। और इसी के तहत एक सबसे बड़ी बात ये थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो 1765 में बंगाल में द्विवेद शासन की नीति अपनाई थी, उससे बंगाल में भ्रष्टाचार का माहौल फैल गया। किसका? भ्रष्टाचार का माहौल फैल गया। इसे रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इसे समाप्त कर दिया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय भी बहुत भ्रष्टाचार होता चला था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय वॉरेन हेस्टिंग्स की कुछ बात करते हैं तो उसके कुछ कार्य हैं कि उसने गवर्नर रहते हुए क्या कार्य किया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के प्रत्येक जिले में क्या किया? फौजदारी और दीवानी न्यायालय की स्थापना कर दी। और बंगाल को तोड़ने की, या बंगाल को तोड़ने से तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप सोच लो कि बंगाल के प्रत्येक जिले में एक इजारेदारी की नियुक्ति कर दी। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी की प्रथा शुरू कर दी। तो सर्वप्रथम इजारेदारी की प्रथा शुरू किसने की? आप मुझे बता सकते हो किसने की इजारेदारी प्रथा की स्थापना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। वो इजारेदारी यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और इसी ने वहाँ पर एक लगान बोर्ड की स्थापना की थी, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की बंगाल में। अब कुछ इसके कार्य की ओर चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक वर्धमान जिले का एक कलेक्टर था। क्या था? वर्धमान जिले का एक कलेक्टर था। 1775 की बात है। उस समय बंगाल के एक शासक तो नहीं कह सकते, बट एक बड़ा लीडरशिप था, मीर जाफर की पत्नी का नाम था घसेटी बेगम। क्या नाम था उसका? घसेटी बेगम। उस घसेटी बेगम ने जो मीर कासिम का पुत्र था नजमुद्दौला, इलाहाबाद की संधि हुई थी ना, फर्स्ट वाली 12 अगस्त 1765 में, उस समय जो वहाँ का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर कासिम के पुत्र नजमुद्दौला। तो घसेटी बेगम वर्धमान जिले के कलेक्टर, क्या नाम था उसका? नंद कुमार। उस नंद कुमार को 3 लाख रुपए रिश्वत देती और कहती है कि मुझे नजमुद्दौला की संरक्षिका बना दो। ऐसा उस पर षड्यंत्र लगाया था नंद कुमार के ऊपर। वॉरेन हेस्टिंग्स को भी घसीटी बेगम ने 1.5 लाख रुपए दिए थे। क्यों? समानता नहीं रखी तो घसीटी बेगम ऑब्वियसली क्या करेंगे? घसीटी बेगम तो बनना है संरक्षिका। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स को इस बात का पता चला कि इसने 3 लाख रुपए साले उसको दिया, मुझे नहीं, तो उसको गुस्सा आ गया और फिर उसने एक षड्यंत्र रची डाला, जिसे भारतीय इतिहास में नंद कुमार वाद 1775 को न्याय की हत्या के नाम से जाना जाता है। खैर, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये धीरे धीरे ये कारवा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय चलता गया। आगे की बात करते हैं हम। 2 सेकंड।
आगे की बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम मराठा मैसूर युद्ध हुआ था। उस प्रथम मैसूर मतलब आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उस मैसूर युद्ध में मैसूर का सुल्तान हैदर अली की हत्या हो गई थी। फिर वॉरेन हेस्टिंग के समय अगर अभी बात करें हम तो उसने बनारस के राजा बदन सिंह का पुत्र चेत सिंह को गद्दी से हटा दिया और उसने अवध की जो बेगमें थी ना, उन अवध की बेगमों से भी जबरन धन वसूला था, बहुत सारे पैसे वसूले थे। अवध की बेगमों से भी जबरन धन वसूले थे। और कलकत्ता की राजधानी, सबसे बड़ी बात ये आपको बताती है कि कलकत्ता की राजधानी को उसने क्या किया, कलकत्ता की राजधानी को बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, उस मुर्शिदाबाद को सीधा कहाँ ले गया, कलकत्ता ले गया। तो जो उस समय जो टकसाल थी, उन टकसाल ढालने की थी, वो भी अब जो मुर्शिदाबाद से पहले ढालते थे, अब वो कहाँ डालेंगे, कलकत्ता में डालेंगे। इसी के समय सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, 1780 में नमक और अफीम पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण कर लिया था। कब? 1780 में नमक व अफीम पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण कर दिया था। फिर 1781 ईस्वी में इसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता के अंतर्गत एक मदरसा की स्थापना की। देखो ये मतलब शिक्षा की ओर गति कर रहा है। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों के द्वारा कहीं न कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं भारतीय संस्कृति शिक्षा के अंतर्गत। ये राष्ट्रवाद का आगे जाकर क्या बनेगा, एक कारण बनेगा। खैर, उसके समय वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स। कैसे याद रखेंगे? मतलब एशियाटिक सोसाइटी का कार्य क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, फिर ये आप समझ जाओगे ऑटोमेटिक। एशियाटिक सोसाइटी के यानी कि भारतीय जो साहित्य था, भारतीयों की जो संस्कृति थी, वो अंग्रेज जानना चाहते थे कि भारतीय की संस्कृति क्या है। तो विलियम जोन्स को जोश आया, क्या आया? विलियम जोन्स को जोश आया कि हम भारतीय संस्कृति को जानेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एग्जैक्ट डेट याद रखें, 1784 की थी, 1784 में 1784 की स्थापना कर डाली। खैर, तो क्या ये अकेले करेगा? क्या सब कुछ? एक इसके साथ में होता विलियम विल्किंसन, जिसका क्या था? विल पावर तगड़ा था। विलियम विल्किंसन का क्या था दोस्तों? विल पावर बहुत ही तगड़ा था। अरे गीता का अंग्रेजी में, उस संस्कृत के साहित्य के कहते हैं कि गीता का अंग्रेजी में कोई अनुवाद करना, जिसका विल पावर तगड़ा होगा ना, मुझे पता, जिसका विल पावर तगड़ा होगा वही गीता का संस्कृत में अनुवाद कर पाएगा। तो याद रखना, तो गीता का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? ये 2018 फर्स्ट ग्रेड के हिंदी के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो याद रखना, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंसन ने किया था। जो एशियाटिक सोसाइटी होती, उस एशियाटिक सोसाइटी की संरक्षिका, मतलब एशियाटिक सोसाइटी का मतलब संरक्षक किसे कहते हैं? एशियाटिक सोसाइटी का संरक्षक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? गवर्नर जनरल वॉरेन
हेस्टिंग्स पर कहते हैं। फिर आगे उसने क्या किया, एक आपने नाम सुना होगा हिंदू कोड बिल, जो वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय संविधान की जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में दे रखा है कि समान नागरिक संहिता। इसी प्रकार वहाँ पर हिंदू कोड एक बनाया था मुस्लिम कोड, यानी कि कोड का अर्थ होता है कि कानून, नियम बनाए कि हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए कानून। यही तो था अंग्रेज़ों का। यहाँ से स्टार्ट हो गई थी अंग्रेज़ों की भारतीय संस्कृति में इंटरफेयर करना, भारतीय को अलग करना, ये अंग्रेज़ों की नीति थी। फिर धीरे धीरे हम आगे चलते हैं तो ये उसने कार्य किए धीरे धीरे। फिर बाद में उसने बंगाल में सीमा शुल्क वसूल करने के लिए 5 चौकियों की स्थापना की थी। कितनी? 5 चौकियों की। सर्वप्रथम कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, डक्का यानी कि ढाका को उस समय ढाका कहते थे, ढाका को उस समय ढाका कहते थे, ठीक है। एक पटना स्थापना कर दी थी, 5 मतलब सीमा शुल्क वसूल करने के लिए की थी, ठीक है। अब इसका अंत होता है जब 1772 में ये बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और सोचो इसने कितने कार्य किए अंग्रेज़ों के लिए, यानी अपनी कंपनी के लिए, अपने देश के लिए। उसी देश के कानून ने इसे इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। उस पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। 1785 में ये इंग्लैंड से कहाँ चला जाता है, सॉरी भारत से कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। एरोप्लेन नहीं थी, बाइक, सी से। तो वहाँ पर जाने के बाद इसका क्या स्वागत थोड़ी करेंगे अंग्रेज़ की। उस समय उन्होंने जो इंग्लैंड में बैठे हैं, उन लोगों ने जो कानून बनाए, उस कानून के विरोध में 3 साल इस्तीफा दे दिया। क्या उन लोगों को आप कौन समझते हो? तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने वहाँ पर एक बर्क नाम बताया, बहुत सारे हर एग्जाम में पूछा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स पर 1785 में बर्क के द्वारा। दोस्तों जानते बड़ा ताजुब होकर 7 वर्ष की सज़ा हुई थी। आज हमने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा है, कल और पढ़ेंगे।